recovery of specific immovable property as per the heading. Section 6 talks about suit by person dispossessed of immovable property. ये भी तो वही बात कर रहा है, रिकवरी ऑफ पोजेशन इमूवेबल प्रॉपर्टी की हो रही है। उसमें भी था भाई रिकवर कराना स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, यहाँ पर भी हम कोई स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी को ही रिकवर कर रहे हैं। हाउ इज सेक्शन 5 डिफरेंट फ्रॉम सेक्शन 6? सेक्शन 5 इज वेरी जनरल लॉ। लेजिस्लेचर का इंटेंशन क्या था सेक्शन 5 लिखने का कि भाई आप एसआरए के अंदर आ रहे हैं पर आपको लग रहा है मेरे पास समय तो बहुत है, मैं जल्दी कोई प्रोसीजर नहीं करना चाहता, मैं आराम से करूंगा। तो लॉ ने, लेजिस्लेचर ने आपकी कंफ्यूजन दूर की। कंफ्यूजन दूर करने का सेक्शन 5 लिख दिया कि इन केस यू वांट टू गो अहेड विद सीपीसी प्रोविजन वेयर बाय यू हैव 12 इयर्स ऑफ टाइम एंड वेयर बाय यू हैव टू फाइल द प्लेन फर्स्ट देन द रिटन स्टेटमेंट्स, समन्स जाएंगे, मतलब उसी दौरान समन जाओगे, रिटन स्टेटमेंट होगा, प्रॉपर एविडेंसेस होंगे, दोनों पार्टीज की सुनवाई होगी, एवरीथिंग। तो आप वो चाहो तो आराम से लेंदी प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो एज पर सेक्शन 5, और एज पर सेक्शन 6 यू कैन सिंपली गो अहेड विद समरी प्रोसीजर। तो सेक्शन 6 डील्स विद समरी प्रोसीजर। समरी प्रोसीजर मींस जो जल्दी जल्दी हम बता देंगे, जिसका डिसीजन इट विल नॉट टेक yours but will be given in few months. So section 5 deals with lengthy procedure given under CPC, very calm chill, कभी एडवोकेट आए ना, आराम से चलता जा रहा है। Section 6 talks about a summary procedure whereby quicker remedy will be given. To get a quicker remedy आप section 6 जाओगे। क्यों quicker remedy? क्योंकि यहाँ पर कोई एक पर्सन है जो कि डिस्पोजेसिव हो गया। डिस्पोजेस मतलब धक्के मार के निकाल दिया गया। विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्टी ही हैज बीन थ्रोन आउट ऑफ द प्रॉपर्टी एंड नाउ जब उसको थ्रोन आउट करा गया, उसके पास कोई और रहने की जगह नहीं है, तो उसके लिए क्या वो आराम से सूट फाइल करेगा कि यार मेरे को रिकवरी तो करनी पड़ेगी, आराम से करते हैं, मस्त होटल में पैसा वेस्ट करेंगे? नहीं, उसको चाहिए मुझे जल्दी करना है और मेरे साथ गलत हुआ है तो मैं सेक्शन 6 के अंदर फॉलो करूंगी। सेक्शन 5 एंड 6 दो है प्रोविजन। मेरे पास एज एन अग्रीड पार्टी हैज अ राइट ईदर टू अप्रोच दोस, ईदर सेक्शन 6 के साथ सेक्शन 5 का केस नहीं हो सकता, सेक्शन 5 के साथ सेक्शन 6 का केस नहीं हो सकता, ईदर जा सकती हूँ। तो अभी आप लिख लो सेक्शन 5 और 6 में नीचे नीचे की साइड में इधर, इफ इट इज विजिबल सबसे नीचे जो जगह आपके पास, राइट इट ओवर हो। सेक्शन 5 एंड 6 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। Section 5 and 6 are mutually exclusive. What is the meaning of mutually exclusive? मतलब दोनों ही आपस में अलग हैं. Those are alternative remedies. In bracket write alternative remedies. Fine? ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं। कुछ एसेंशियल्स हैं 5 में, तो चलिए ठीक है, मेरे को रिकवरी करनी थी अपनी प्रॉपर्टी की, मैंने सूट फाइल किया, जजमेंट को निकाल दिया अपने टेनेंट को, सॉरी लैंडलॉर्ड, हाँ सही टेनेंट को। सेक्शन 6 कैसे डिफरेंट है? यहाँ पर कुछ एसेंशियल्स हैं। पहला एक एसेंशियल है that the person who is claiming the right of possession must have de jure possession of the property. यहाँ पर जो possession होना चाहिए, has been in possession जो term यूज कर रहा है, यहाँ पर कैसा होना चाहिए? de jure, DEJURE, de jure possession, that means possession under law, possession under law, de jure possession under law, और स्लैश करके एक और टर्म लिखो आप, juridical possession, juridical possession, JURIDICAL। ठीक है, पोजेशन कैसा होना चाहिए पर्सन का? इन लॉ, मतलब लॉ ने उसको वो पोजेशन प्रोवाइड किया। जैसे मैंने रेंट एग्रीमेंट करा तो मुझे रेंट एग्रीमेंट लॉ के अंदर ही मुझे पोजेशन मिला। कल को मैं खाली एक घर था और मैंने देखा कि यार खाली घर है, कोई है भी नहीं, तो चलो मैं ही रह लेती हूँ, बिना किसी कंसेंट के मैं चुपचाप रह रही हूँ, और अब एक आया आपका ओनर और उसने मुझे निकाल फेंका, कैन आई गो एंड फाइल द सूट अंडर सेक्शन 6 क्लेमिंग द पोजेशन? नो, व्हाट आई टुक वाज एन इलीगल पोजेशन। तभी देखो जब ये लॉज बने ना, वेरी लॉजिकल, बट ना इंडिया की मेंटालिटी, जो सोसाइटी मेंटालिटी, वो बहुत स्लोली ग्रो करने वाली है। आजकल एक मीम भी तो चल रहा है ना कि मुझे धीमे धीमे समझ में आएगा, मुझे धीमे समझ में आता है। तो वही चीज है कि इंडिया के लोगों को, हमें एक एक वर्ड हम लोग को पता है, हम लोग मिसयूज कितना कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग ने बहुत स्पेसिफिकली इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स को ऐसे किया गया है जो कि इन बेनिफिट जाए। यहाँ पर हमने साफ साफ बोल दिया पोजेशन कैसा होना चाहिए? ज्यूरिडिकल इन नेचर, डी ज्यूरे पोजेशन होना चाहिए, ना कि लीगल पोजेशन। डोंट कम टू द कोर्ट विदाउट क्लीन हैंड्स। देयर इज अ इक्विटेबल मैगजीम वेयरबाय इट सेज इफ अ पर्सन वांट्स टू अप्रोच द कोर्ट एंड गेट द रेमेडी ही मस्ट कम विद द क्लीन हैंड्स। खुद कोई मिस्टेक करके मत आओ। अब आप इलीगल पोजेशन में और आप कोर्ट से कहते हो आके मुझे पोजेशन चाहिए, इन्होंने मुझे जबरदस्ती निकाला, तो कोर्ट तो सीधा मान जाएगी कि हाँ यार जबरदस्ती निकाल के गलत किया उसने तो। बट यहाँ पर आप तो ये बता ही नहीं रहे हो कि जो आप पोजेशन में थे वो illegally थे, you were not living in that possession or having that possession with the consent of the other person. So first important essential is that the possession of the person must be de jure. Second, that he has been dispossessed. Second point is that he must have been dispossessed without the consent of the party. मेरी कंसेंट के बिना ही मुझे निकाल दिया गया हो, तब उस सिनेरियो में सेक्शन 5 के अंदर मैं जा सकती हूँ। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं सूट फाइल कर रही हूँ वो विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन हो। I'll make you write in your mains examination each and everything, but short में चाहो तो आप लिख सकते हो। From next week onwards, most probably I'll make the charts for you. मैं एक थोड़ा अरेंजमेंट कर रही हूँ जहां पर हम चार्ट फॉर्मेट में नोटबुक में ही जैसे लिखते हैं ना, वैसे मैं आपको लिखवाऊँ। अभी आई डोंट हैव दैट अरेंजमेंट राइट नाउ, इस वजह से आई एम जस्ट डिक्टेटिंग यू। 3 समझ में आ गया एसेंशियल्स। फर्स्ट, the person who is claiming the possession under section 6 must have de jure possession to the property. Second, he must have been dispossessed without his own consent. And third, that he had claimed that property within 6 months from the date of dispossession.
अभी हमने समझा इतने ही 3 एसेंशियल्स में ही 2 इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस। एक डिफरेंस सेक्शन 5 जब हम पढ़ रहे थे हमने कहीं पर भी डिस्पोजेशन टर्म यूज करा था नहीं, वहां पर डिस्पोजेशन हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। यू आर द राइटफुल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, यू हैव द पोजेशन, यू कैन simply file the suit for ejectment and eject that person and claim back your property. That is section 5. सेक्शन 6 के अंदर सेक्शन 6 के अंदर फॉलो करने के लिए आपका डिस्पोजेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिस्पोजेस नहीं हुए तो आप क्लेम बैक नहीं कर सकते सेक्शन 6 के अंदर। जब आप डिस्पोजेस ही नहीं हुए तो आप कैसे पोजेशन लेंगे? करेक्ट। आज मेरे पास ये मोबाइल है, लेट्स जस्ट फील कि ये मेरा इमोर प्रॉपर्टी आज ही मेरे पास ही है, मैं क्या सूट फाइल कर दूंगा? मुझे वापस चाहिए, अरे मेरे पास ही तो है, मैं किससे लूंगी? तो इसीलिए डिस्पोजेस होना इज इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ सेक्शन 6। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द अदर डिफरेंस? क्या कोई आप बता पाओगे? यस खुशी, व्हाट इज द अदर डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 5 एंड 6? मैम इवन पोजेशन वाले पार्ट में here we are stating that it should be judicial or de jure, wherein in section 5 we haven't mentioned anything, but we only dealt with specific immovable property and not about legal right or something of that sort. ठीक है, कोई और? Here they have mentioned exactly after 6 months there should be the date of possession, where in section 5 we are referring to article 65 for 12 years of limitation. Very good. Most important difference between section 6 and 5 is this only. Under section 5 there is 12 years of time period given for the person aggrieved party to file the suit. From which date? किस डेट से? डिस्पोजेशन की तो बात ही नहीं की। फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्सरियल पोजेशन, जब से एडवर्स हो जाए आपका पोजेशन। बट इन केस ऑफ सेक्शन 6 months has been specifically stated. आप अगर क्लॉज 2 पढ़ो, नो सूट अंडर दिस सेक्शन शैल बी ब्रॉट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months। यहाँ पर टर्म क्या यूज किया गया? शैल। मतलब कोर्ट विल बी बाउंड बाय दिस। 6 months 1 डे भी आप डिले करते हो, वो 1 डे का डिले आपके लिए घातक हो सकता है। यू विल नॉट बी एबल टू अलाउ टू फाइल दिस सूट अंडर सेक्शन 6, दो यू कैन सिंपली गो अहेड अंडर सेक्शन 5। क्या सेक्शन 6 के अंदर कहीं से भी मैं बाहर हो रही हूं तो क्या सेक्शन 5 का भी राइट मेरे से छीन लिया जाएगा? नो, इट इज नॉट द केस। These two are alternative remedies. If somehow section 6 का conditions follow नहीं हो रही, section 6 के अंदर मुझे मेरा मन चाहा डिसीजन नहीं मिल रहा है, I want to dispossess the other party, but otherwise कोर्ट ने मेरे अगेंस्ट डिसीजन पास कर दिया, in that case I always have the opportunity to file the suit under section 5. ठीक है, यहां पर 6 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन, वहां पर 12 साल फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्स पोजेशन। अंडरस्टूड द डिफरेंसेस? अब जरा एक बार ये तो समझ ले, 3 कंडीशंस हो गई। कौन लोग फाइल कर सकते हैं? एक तो मैं आपको जब से सारे पढ़ना स्टार्ट किया, एक अग्रीव पार्टी हम बोले जा रहे हैं। तो भाई ठीक है, अग्रीव पार्टी एक हुआ। अग्रीव पार्टी कौन होगा? मैं इस प्रॉपर्टी में रह रही थी और मुझे इसी प्रॉपर्टी से निकाल दिया गया, आई एम द अग्रीव पार्टी। 2018 में बहुत अच्छा से एक अमेंडमेंट आया, लेट्स जस्ट सी ओवर हियर इटसेल्फ। फर्स्ट क्लॉज इटसेल्फ यहां लिखा है ही और एनी पर्सन, ही तो पहले से ही था फर्स्ट पॉइंटर। आप इधर ही लिखो फर्स्ट, यहाँ पर मैंने तो जीरो मतलब गोला बना दिया ई के ऊपर, आप ही के ऊपर गोला नहीं बनाओगे, आप सिंपली 1 लिखोगे। और एनी पर्सन, ये सेकंड हुआ। ये कौन है? ये 2018 अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया लाइन, थ्रू whom he has been in possession। मतलब if my landlord had put me in possession but there is another party who is dispossessing me, then I also have the opportunity, as being the aggrieved party, as an opportunity to file the suit under section 6. Even my landlord also have the right to file the suit on my behalf and claim the possession by through whom he has been in possession. So this is the second person. So who all can file the suit? I myself can file, my landlord, or to any person against whom I was given the possession, he can also file. और थर्ड पर्सन कौन दिया गया? 3 लोग दिए गए इसमें। तीसरे कौन है? एनी पर्सन क्लेमिंग थ्रू हिम। एनी पर्सन क्लेमिंग थ्रू हिम, whom? हिम कहाँ है? हिम का यहाँ मतलब क्या है? बाय द अग्रीड। जैसे मेरे अगर कोई चाइल्ड है तो माय लीगल हेयर आल्सो हैव द राइट टू क्लेम द पोजेशन। इफ आई हैव बीन डिस्पोजेस्ड, मैं मान लेती हूँ आई एम 60 years old, या मान लेती हूँ अभी मैं 30 years की हूँ, बट आई हैव नो लीगल नॉलेज, मुझे डिस्पोजेस किया गया, बट आई हैव अ सन हु हैड अ बेटर लीगल नॉलेज, तो वो भी ऑन माय बिहाफ कैन फाइल द सूट एंड क्लेम बैक द possession. So these are the 3 very important people who have the right to claim the possession as per section 6. Understood? Very important, prelim में आपसे पूछा जाता है, या तो ये तीनों दिए होंगे, पूछा जाएगा कि भाई मार्क करिए कौन कौन कर सकते हैं, या तो इनमें से कोई एक पूछा जाएगा। सेकंडली जो चीज पूछी जाती है वो पूछी जाती है 2018 के थ्रू कौन सा टर्म इंक्लूड करा गया। ऑलवेज रिमेंबर द नाउ द लैंडलॉर्ड और एनी पर्सन थ्रू whom I was given the possession can also file the suit. Understood? Good. अब जरा एक बार क्लॉज 1 को पढ़ लेते हैं, मैं तोड़ तोड़ के तो पढ़ लिया है, अब एक बार समझ लेते हैं। डू यू हैव एनी डाउट टिल नाउ? यस, एनीबॉडी हैज एनी डाउट? Could you repeat the third wala point again? यस, श्योर। और एनी पर्सन क्लेमिंग थ्रू हिम, हिम मतलब अग्रीव पार्टी के थ्रू भी कोई क्लेम करेगा। तो यहाँ पर अग्रीव पार्टी के थ्रू कौन क्लेम कर सकता है? हिज लीगल हेयर्स। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, मेरा सन है वो भी फाइल कर सकता है। इफ आई बीन डिस्पोजेस्ड, माय सन कैन फाइल, माय डॉटर कैन फाइल, एनी लीगल हेयर वो भी फाइल कर सकता है। ठीक है, सो ही मींस अग्रीव पार्टी, एनी पर्सन थ्रू whom he was in possession, in general means landlord, एंड थर्ड लीगल हेयर्स के लिए 3 वर्ड यूज किए। अब आपके पास जब कल प्री में क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर ही एनी पर्सन थ्रू whom नहीं लिखा होगा, अग्रीव पार्टी, लैंडलॉर्ड, योर ब्रोकर मान लेते हैं, ब्रोकर, और योर लीगल हेयर, सन, डॉटर, ये वर्ड लिखे होंगे। नाउ यू हैव टू इंटरप्रेट इट। तभी मैंने कहा था इसके नीचे ये लिखते चले जाओ। ठीक है, नाउ लेट अस जस्ट रीड। If any person is dispossessed without his consent of immovable property otherwise than in due course of law. What is the meaning of otherwise than in due course of law? अगर लॉ के थ्रू ही, लॉ की कोई रूलिंग आई है उसके थ्रू ही मुझे निकाला जा रहा है,
तब मैं सूट फाइल नहीं कर सकती। जैसे फॉर एग्जाम्पल एकदम से कोई रूलिंग आ जाए कि जितने भी लैंडलॉर्ड, जितने भी टेनेंट्स हैं जिनका 1000 रुपीज रेंट है, दे हैव टू पे 1500 या फिर दे नीड टू बी रिमूव्ड। ये तो लॉ है ना, इसमें मेरा तो, मैंने तो कुछ नहीं करा, बीइंग अ लैंडलॉर्ड मैंने तो कुछ नहीं करा। अब या तो मेरे टेनेंट को 1500 रुपए देने, या तो वो निकल जाएगा, उसे 1500 रुपए नहीं दिए, तो यहाँ पर ही हैज बीन डिस्पोजेस्ड ड्यू टू कोर्स ऑफ लॉ। ठीक है, he or any person through whom he has been in possession or any person claiming through him may, यहाँ पर हमने क्या वर्ड किया, shall नहीं, कोई भी कर सकता है, तो इसलिए may term है। by suit, by filing the suit as per section 6 for recovery of possession can recover possession thereof, notwithstanding, very important, notwithstanding any other title that may be set up in such suit। फिर से पूरा एक बार समझाती हूँ। यहाँ पर एनी पर्सन हु हैज बीन अग्रीव्ड हैज अ राइट टू फाइल द सूट। उनको दो तीन चीजें प्रूव करनी पड़ेगी। मेरा डी ज्यूरे पोजेशन था प्रायर टू फाइलिंग द सूट, मुझे डिस्पोजेस किया गया बिना कंसेंट के, ना ही किसी कोर्स ऑफ लॉ में, और मैं जो ये सूट फाइल कर रही हूँ या कर रहा हूँ 6 मंथ्स के विद इन कर रहा हूँ। यहाँ पर नॉट विथ स्टैंडिंग एनी टाइटल दैट मे बी सेट अप इन सच सूट, मतलब मुझे यहाँ पर अपना ओनरशिप टाइटल प्रूव करने की जरूरत नहीं है। व्हाट आई हैव टू प्रूव इज merely my possessory टाइटल। अंडरस्टूड? पहली बात, मुझे सिर्फ डिस्पोजेशन प्रूव करना, मुझे ये बताना मैं सेटल्ड पोजेशन में थी प्रायर टू फाइलिंग सूट, मैं सेटल्ड पोजेशन में थी। मुझे कुछ और नहीं प्रूफ करना कि मेरे पास टाइटल नहीं है। अब मान लेते हैं एक लैंड ओनर है जिन्होंने मुझे रिमूव किया, आई वाज हैविंग द रेंटेड प्रॉपर्टी और मेरा ड्यूरेशन चल रहा था, मुझे डिस्पोजेस कर दिया गया, उन्होंने मुझे नोटिस सेंड किया और मुझे एक दिन लोगों को बुलाया, मुझे निकाल फेंका गया, मेरे सामान फेंक दिया गया। आई विल फाइल द सूट क्लेमिंग कि मेरे पास पोजेशन था, सेटल्ड पोजेशन, लीजिए रेंट अग्रीमेंट, इन्होंने मुझे निकाल दिया है, ये देखिए विटनेसेस, ये प्रूफ कर रहे हैं मेरा सामान फेंका गया था। एंड थर्डली, मैं विद इन 6 मंथ, अभी 1 महीने के अंदर ही हुआ था, मैं अभी डिस्पोजेशन के 6 मंथ के अंदर ही सूट फाइल कर रही हूँ। नाउ लैंडलॉर्ड भी तो कुछ क्लेम करेगा, वो डिफेंडेंट है भाई, वो रिटन स्टेटमेंट कुछ तो करेगा, वो तो नहीं हाँ मैंने निकाल दिया, वो कहेगा भाई मैंने इसे निकाला क्योंकि आई एम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, आई हैव अ बेटर टाइटल। अब किसका बेटर टाइटल होगा यहाँ पर? पोजेसिव टाइटल बेटर होता है कि ओनरशिप टाइटल बेटर होता है? ओनरशिप टाइटल हमेशा बेटर कहलाता है। ओनर हैज अ बेटर कंट्रोल ओवर द प्रॉपर्टी। एज अ टेनेंट, एज अ पोजेसिव टाइटल पर्सन, आई हैव नो कंट्रोल ओवर द प्रॉपर्टी, आई कैन नॉट सेल इट। मैं सिंपली क्या कर सकती हूँ, लीज में दे सकती हूँ, कुछ समय के लिए मॉर्गेज कर सकती हूँ, स्पेसिफाइड 5 साल करना है, 3 साल करना है, और अगर मैं रेंट कंट्रोल एक्ट में लिखा है कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो अब डिफेंडेंट क्लेम कर रहे हैं बीइंग द लैंडलॉर्ड कि ही इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी हैविंग द ओनरशिप टाइटल। यहाँ पर क्या लिखा है? नॉटविथस्टैंडिंग एनी अदर टाइटल दैट मे बी सेट अप इन सच सूट, इफ आई हैव द सेटल्ड पोजेशन डिस्पोजेस्ड, देन कोई भी टाइटल आप क्लेम क्यों ना करें कि मैं ओनर हूं इसलिए मैंने इनके साथ ऐसा किया, नथिंग विल वर्क। व्हाई? बिकॉज द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 6 इज टू प्रोटेक्ट द लॉ, इज टू प्रोटेक्ट द पोजेसिव टाइटल ऑफ द पार्टीज। इसका काम ही यही है कि वो लोगों को रोके कि लॉ को अपने हाथ में मत लेना, नॉट टू टेक लॉ इन देयर ओन हैंड्स, दे हैव टू फॉलो द प्रॉपर प्रोसीजर ऑफ इजेक्टमेंट। अंडरस्टूड? सो अगर किसी पर्सन को इजेक्ट करना होगा, वो अपने हाथ में लॉ लेके मुझे निकाल नहीं दे सकता, ही हैज टू गो अहेड एंड फाइल द सूट इन द कोर्ट। एक इसमें बहुत ही अच्छी चीज बोली गई है, ये कहा गया है कि सेक्शन 6 जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप प्राइवेट पार्टीज के अगेंस्ट ही फाइल कर सकते हैं। कल को गवर्नमेंट मुझे निकाल फेंकती है, कहती है कि मुझे तो रोड निकालनी है, यहाँ से हाईवे आपका घर बीच में पड़ रहा है, तो क्या मैं सूट फाइल करूंगी अगेंस्ट द गवर्नमेंट क्लेमिंग कि भाई मुझे निकाल फेंका गया, मैं आराम से सेटल पोजेशन में थी और मैं क्लेम कर रही हूँ सारी चीजें, आई हैड द सेटल पोजेशन, डिस्पोजेशन 6 महीने। कोर्ट कहेगी कि हाँ बिल्कुल आप बिल्कुल सही नहीं, तीनों चीजें हुई हैं, बट यू कैन नॉट फाइल द सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। व्हाई इज इट सो? व्हाई आई कैन नॉट फाइल द सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट? भाई आई हैव बीन डिस्पोजेस्ड, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, व्हाई आई हैव नो सॉल्यूशन गिवन अंडर द लॉ। तो अब जैसे मैंने इससे पहले लिंक करा था सीपीसी का प्रोविजंस लिमिटेशन का, अब ऐसे ही कोई और लॉ को आपको यहाँ लिंक करना है, तो जरा देखिए कितना आपके पास जुडिशियल माइंड है। चलो मैं हिंट दे देती हूँ, आप जाओ और रिफर करो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। सोशल वेलफेयर? नहीं, वेरी बेसिक, जब मैं बोलूंगी ना कभी अरे ये तो पता ही था। चलिए, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी, क्या आई हैव अ फंडामेंटल राइट ऑफ प्रॉपर्टी? वो तो ले लिया गया भाई, अब तो गवर्नमेंट की सारी प्रॉपर्टी है, कभी भी आगे मुझसे मेरा घर ले सकती है, कॉम्पनसेशन दे देगी, कहेगी चुपचाप अपना मुंह बंद रखो, कुछ प्रॉपर्टी नहीं आपकी, तो आई डोंट हैव अ फंडामेंटल राइट ऑफ प्रॉपर्टी। So I have just a mere right to property, but not a fundamental right, and that is why anytime the government can claim the property from me by giving the compensation. ऐसा ना हो compensation ना दे, ये रूल नहीं है, जितनी प्रॉपर्टी का वैल्यू होगा उससे 2 गुना 3 गुना ज्यादा मुझे compensation मिल जाएगा, but I cannot file the suit against the government. अब याद रहेगा हमेशा, अगर मैं सिंपली आपको बताती अगेंस्ट द गवर्नमेंट नहीं, तो हमेशा क्वेश्चन रहता क्यों नहीं, तब समझ में आ गया, बिकॉज वी डोंट हैव अ फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी, तो इसीलिए हमसे ये छीन लिया गया है और अब हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकते।